Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, हिंदी का ये टेस्ट नंबर 11वां है। यहाँ पर 11वें टेस्ट में आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं। लेवल 1, लेवल 2 दोनों के लिए टेस्ट उपयोगी है। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी हो या लैंग्वेज सेकंड आपकी हिंदी हो, उसके लिए भी बेहद ही शानदार ये टेस्ट होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 30 प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। और ये जो 30 प्रश्न है ये संपूर्ण सिलेबस से विगत वर्षों के जो अदर स्टेट के पेपर है वहाँ से भी मैंने इस टेस्ट में लिए हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को इसमें मिलेगा। तो मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ठीक है, सभी शब्दों में प्रत्यय देखना है। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल और कसेला। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए। प्रथम प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या है? आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी जो शब्द दिए हैं सभी में कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों, इसका राइट आंसर आता है दयालु। दयालु में प्रत्यय लगा हुआ है, डिबिया में भी प्रत्यय लगा हुआ है और अज्ञानी में भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो मित्रों, यहाँ देखिए, अधर्म में कोई प्रत्यय नहीं है, सामान्य में ये प्रत्यय है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ देखिए, शंकर में कोई प्रत्यय नहीं है। फिर यहाँ देखिए, घर में कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन यहाँ पे दयालु, डिबिया, अज्ञानी तीनों शब्दों में प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, खेत रहना का अर्थ क्या है? शहीद हो जाना, खेत में ही रुक जाना, खेत गिरवी रख देना और क्षेत्र में निवास करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए। खेत रहना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या है? मित्रों, इसका जो सही आंसर है वो आता है शहीद हो जाना। ठीक है, खेत रहने का मतलब क्या होता है? शहीद हो जाना। जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है देश के लिए तो उसको कहा जाता है खेत रहना। तो मित्रों, प्रथम विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? अब सभी शब्द आपको तत्सम देखना है। विकल्प है, पहला शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। दूसरा है काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर। तीसरा है ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। चौथा है निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो मित्रों, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें चारों शब्द यहाँ पर तत्सम है? साथियों, इसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प। देखो, शर्करा शब्द भी तत्सम है, पवन शब्द भी तत्सम है, ज्येष्ठ शब्द भी तत्सम है और अग्नि शब्द भी तत्सम है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। बाकी के जो ये 3 विकल्प है ये गलत है क्योंकि इनमें सभी शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर पहला विकल्प ही सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वाचन क्यों कराया जाता है? ताकि उनमें उच्चारण क्षमता का विकास हो, उनमें आत्मविश्वास बढ़े, शब्द भंडार में वृद्धि हो और भाषा का ज्ञान कराने के लिए। तो मित्रों, वाचन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करने के लिए प्राथमिक स्तर पर वाचन कराया जाता है ताकि उनमें जो उच्चारण क्षमता है उसका विकास हो, वो प्रत्येक शब्द को शुद्ध रूप से उच्चारित करे। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है मित्रों, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? कि जो सूत्र विधि प्रयोग में लाई जाती है भाषा शिक्षण में, उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। तो साथियों, 5वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा से सूत्र विधि का जो सूत्र विधि उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है, संस्कृत भाषा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। 6वां प्रश्न आता है, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। कि जब आप बालकों को पाठ्य वस्तु पढ़ाते हो तो किस तरह से उसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। साथियों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प, कठिन से सरल की ओर पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। तो दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पे बाकी के जो 3 सूत्र है वहाँ से प्रस्तुतिकरण कर सकते हो लेकिन कठिन से सरल की ओर नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है मित्रों, प्रश्न की वस्तुनिष्ठता से आशय यह है कि प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्दों में होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर बहुविकल्पी होना चाहिए, प्रश्न का स्तर सदैव एक ही होना चाहिए,
प्रश्न का सदैव एक ही उत्तर होना चाहिए। तो मित्रों 7वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। साथियों इसका चौथा विकल्प सही है, प्रश्न का सदैव एक ही उत्तर होना चाहिए, उसको ही वस्तुनिष्ठता कहा जाता है, एक से ज़्यादा उत्तर उसके नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आपका दिमाग कह रहा है कि तीसरा प्रश्न विकल्प को देखिए, प्रश्न का स्तर की कह रहा है, वो स्तर सदैव एक होना थोड़ी वस्तुनिष्ठता होती है, उत्तर सदैव एक होना। इस प्रकार मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। आपको अगर वर्णनात्मक कविताएं या ऐतिहासिक कविता पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सी रहेगी? गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो साथियों इसका राइट आंसर आएगा खंडान्वय प्रणाली। मित्रों इस क्वेश्चन को लिख लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ाते नहीं है कोई। वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए जो सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है वही खंडान्वय प्रणाली ही इसका राइट आंसर रहेगा। रीट एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है? पुस्तक, शामपट्ट, अध्यापक, छात्र। तो मित्रों प्रश्न को समझिए, संप्रेषण उपागम की पूछ रहा है ये। साथियों राइट आंसर है अध्यापक। ठीक है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। तो ज़्यादातर विचार किसके द्वारा आदान प्रदान किए जाते हैं? अध्यापक के द्वारा, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सबसे बेस्ट राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। शिक्षक कक्षा में किसके ऊपर आश्रित रहता है? सुधाखंड, पाठ्यपुस्तक, शामपट्ट और सभी। तो मित्रों आपको इससे लग गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक के ऊपर भी आश्रित रहता है, शामपट्ट के ऊपर भी आश्रित रहता है और सुधाखंड के ऊपर भी आश्रित रहता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प है वो राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। तो ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कि हिंदी भाषा में पहला कौशल कौन सा आता है? श्रवण कौशल आता है। यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ये नोमन गलत टाइप हो गया, निम्न है ये ना, निम्न में से किस में प्रयोग होता है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में। तो साथियों राइट आंसर बताइए 12वें प्रश्न का, कि जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है वो किस विधि में प्रयोग किया जाता है? मित्रों इसका जो सही आंसर आता है वो आता है दूसरा विकल्प, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है, जबकि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। मित्रों प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना। तो मित्रों व्याकरण के प्रश्न भी आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। यूँ नहीं सोचना है कि सर ने टीचिंग मेथड के ज़्यादा डाल दिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे सारे प्रश्न। तो सही आंसर बताइए मित्रों इसका। साथियों इसका राइट आंसर है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, कि आखिर उसने कितना सीखा है और हम उसमें क्या क्या सुधार ला सकते हैं। यहाँ पे चौथा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी प्रकार से। काठिन्य निवारण का मतलब है कि जो शब्द थोड़े कठिन लगते हो, छात्रों को समझ में नहीं आते हो, उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। आप चित्र दिखाकर भी समझा सकते हो, मॉडल दिखाकर भी समझा सकते हो और वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी समझा सकते हो। प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न देखेंगे। विरासत शब्द का अर्थ क्या है? प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त और मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो मित्रों ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आता है, कोई निश्चित शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है आपसे। तो साथियों यहाँ पर 15वें प्रश्न में जो राइट आंसर आता है वो है पुरखों से प्राप्त। ठीक है, पुरखों से प्राप्त जो चीज़ होती है उसको ही विरासत कहा जाता है। कहते हैं ना कि विरासत में मिली है, मतलब अपने जो दादा दादी या पूर्वज हैं उनसे जो चीज़ें प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, निर्बल का विलोम क्या होगा? बाहुबली,
सुदृढ़, सबल या समुन्नत। तो मित्रों निर्बल का विलोम बताना है आपको। निर्बल का विलोम क्या होगा? मित्रों राइट आंसर है निर्बल का विलोम सबल होगा, न कि बाहुबली, न कि सुदृढ़, न कि समुन्नत। मित्रों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। निर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग और आंखों से कागज की दूरी। तो इनमें से लेखन से संबंधित कौन सा नहीं है? मित्रों राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है शुद्ध उच्चारण लेखन से संबंधित नहीं है, ये वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है ये शुद्ध उच्चारण? वाचन से। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा। बाकी के तीनों विकल्प लेखन से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प है आपके सामने, इनमें से आपको तद्भव शब्द देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है। अंधेरा, प्रकाश, रात्रि और चंद्र। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। साथियों इसका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, अंधेरा शब्द यहाँ पर तद्भव है। यहाँ पे देखो रात्रि जो शब्द लिखा हुआ है इसमें सॉरी यहाँ पे थोड़ी अशुद्धि है, लेकिन यहाँ पे रात्रि का शुद्ध रूप भी आता तो वो रात्रि का तो तत्सम है और रात शब्द तद्भव है। अंधेरा शब्द यहाँ पे तद्भव है मित्रों। प्रकाश शब्द तत्सम है, चंद्र शब्द तत्सम है, रात्रि शब्द भी तत्सम है, लेकिन अंधेरा शब्द क्या है? तद्भव है। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है, ये रहा आपके सामने 19वां प्रश्न। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंखों में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी और व्यर्थ आडंबर। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। आंख एक नहीं और कजरोटा 10-10। तो मित्रों इसका राइट आंसर है व्यर्थ का आडंबर करना, इसका सही आंसर है इस लोकोक्ति का अर्थ। मित्रों चौथा विकल्प सही है। पढ़ते हैं मित्रों 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? राम, सुरेश, मित्रता और निर्वाह। तो साथियों राइट आंसर बताएं 20वें प्रश्न का। मित्रों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, मित्रता शब्द यहाँ पे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, मित्र प्लस ता बराबर भाववाचक संज्ञा मित्रता। यहाँ मित्रों राम में यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुरेश में यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मित्रता में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। तो मित्रों यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। 21वां प्रश्न है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का या संयुक्त वाक्य का। तो साथियों इसका भी राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर बताइए इसका। मित्रों इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इसमें मिश्र वाक्य है। देखिए अगर कोई शब्द की से जुड़ा हुआ हो तो वो 100% मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22वां आता है, कृतज्ञ किसका संक्षिप्त रूप है? किए गए उपकार को मानने वाला, उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए गए उपकार को न मानने वाला। तो मित्रों कृतज्ञ किसे कहा जाता है? यहाँ पे विकल्प का चयन कीजिए आप कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही रहेगा। मित्रों यहाँ पे चौथा विकल्प सही रहेगा, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, जबकि किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। 23वां प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्य, अति, अत्या और अति। तो साथियों अत्याचार शब्द में यहाँ पर विकल्प नंबर 23वें में दूसरा सही है, अति। ठीक है, अति शब्द यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है अत्याचार में, अति प्लस आचार बराबर शब्द बन जाता है अत्याचार। दूसरा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। 24वां प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारे और तत्पुरुष। तो साथियों राइट आंसर बताइए, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? मित्रों यहाँ पर चौमासा शब्द में द्विगु समास है। चौमासा का मतलब होता है 4 मासों का समूह। यहाँ पे मित्रों प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर देखो द्विगु क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर प्रथम शब्द संख्यावाची है और यहाँ पे समूह का बोध भी हो रहा है। तो मित्रों यहाँ पे द्विगु समास है, तीसरा अर्थ यहाँ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न है,
महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, महे प्लस उत्सव। तो मित्रों महोत्सव जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना है 25वें प्रश्न में। मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही है, महा प्लस उत्सव बराबर शब्द बनता है महोत्सव। इसमें कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि का ये है उदाहरण है, आ के बाद ओ आ रहा है तो ये ओ में बदल गया है, छोटे ओ में। प्रश्न नंबर 25 में दूसरा विकल्प सही है। मित्रों 26वां प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का उपयोग किया जाता है? OHP, स्लाइड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप और फिल्म स्ट्रिप। मित्रों पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किस दृश्य उपकरण में किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर आता है OHP में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का उपयोग किया जाता है। OHP का मतलब होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यह एक प्रक्षेपी यंत्र है जिसका पूरा नाम है सिरो प्रक्षेपी यंत्र। मित्रों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। मौन पठन के विषय में धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी होती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो मित्रों 27वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास इससे होता है। मौन पठन के विषय में यह धारणा है। देखिए पठन की गति तो तेज होती है तो ये तो गलत हो गया, ध्वनि होठों से बिल्कुल भी नहीं निकलती है, और आदर्श वाचन के बाद इसे तुरंत नहीं किया जाता है। आदर्श वाचन के बाद तो अनुकरण वाचन किया जाता है, फिर मौन वाचन किया जाता है। तो मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव है? साथियों इसका राइट आंसर आता है यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। मित्रों यहाँ पर यथा अव्यय लगा हुआ है इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। कपूर शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो मित्रों कपूर शब्द देखना है। साथियों इसका राइट आंसर है तद्भव। ठीक है, कपूर शब्द क्या है? तद्भव है। कपूर का जो तद्भव तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। ऊपर रे आधा रे लग जाता है तो ये तत्सम हो गया, और आधा रे हट गया तो ये तद्भव हो गया। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न है, वह शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? समास, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है 30वें प्रश्न में चौथा विकल्प की वह शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ प्रदान करते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। साथियों कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जरूर जाना। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक करना, कमेंट करना कि और क्या सुधार अपेक्षित है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।